Welcome Randhir and Sameer. I read somewhere कि हम करियर को एक 40 इयर्स की टनल की तरह देखते थे आज से शायद 30-40 साल पहले, कि एक कोई भी व्यक्ति उस टनल में एंटर कर रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके और 40 साल 50 साल काम करके उस टनल के बाहर निकल रहा है। 4 सुपर सीनियर्स जीआरई दे के बाहर चले गए। हमें लगता था कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, हम ये भी कर सकते हैं। फिर कोई एमबीए की तरफ चला गया तो हमें लगता था कि हम एमबीए भी मतलब ये नहीं हो रहा तो ये नहीं हो रहा तो ये। Do you have any regret about your career, not on your personal life, but what are the regrets related to your career? Welcome Randhir and Sameer in this episode 1 of What's Next with Sumit. So हमारे इस एपिसोड को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने करियर जर्नी को एक्सप्लेन कर सकें या अपने करियर जर्नी में जो उतार चढ़ाव आए हैं उनको बयां कर सकें, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं आपके एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में या फील्ड में वो उससे कुछ लेसन्स ले सकें, कुछ सीख सकें, और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें की जर्नी को सुन के इंस्पिरेशंस मिल रही है तो शायद इट माइट बी हेल्पफुल इन बिल्डिंग अप देयर करियर. So welcome again Randhir and Sameer. Small introduction and then I'll ask both of you to give your own introduction in your own way. Randhir is one of the top 2% scientists in India. He has been working as a professor of pharmacology at Punjab University, and Sameer is a practicing lawyer in Hisar. Both Sameer and Randhir came from similar backgrounds. They did bachelor in pharmacy, and then their career paths kind of pivoted over a period of time, and that is what we are trying to learn today. How do we really come to know हमें करियर में क्या चाहिए और हमें उसको बिल्डअप करने के लिए किस तरह के चैलेंजेस या किस तरह के माइलस्टोन्स को पार करना होगा. So Randhir, I'll request you to give your introduction about your career journey and tell a little bit about what you do. Hello everyone, I'm Randhir. I'm working as professor and head of the department Central University of Punjab Batinda. और बी फार्मेसी किया था हिसार से, and it was in 2002. After that, M Pharmacy from Pune College of Pharmacy, and the specialization was pharmacology. And after that, I done my PhD from Punjab University Patiala. 2010 में PhD हो गया था, and after that, I had joined academics. सबसे टीचिंग में हूँ. पहले एक कॉलेज में काम किया था, उसके बाद I went to university and was University Mulana. I was there for 10 years. After that, I joined this Central University of Punjab Batinda. अभी 4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, प्रोफेसर की पोजीशन पे हूँ और also the head of the department. So this is my career path. Nice. So I'll ask the second question and then I'll go to Sameer for his introduction. आपने अपने करियर स्पैन में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में काम किया है. कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट सेटअप एंड अ गवर्नमेंट सेटअप? ये क्वेश्चन बड़ा ही वाजिब है. आज के टाइम में बहुत बार ये चीज आती है. देयर इज अ परसेप्शन कि दैट व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट जॉब नोबडी इज आस्किंग यू. आप परफॉर्म करते हो तब भी कुछ नहीं है, नहीं करते हो तब भी कुछ नहीं है, यू आर गेटिंग ऑल द प्रमोशंस, सैलरी, जॉब स्टेबिलिटी एंड ऑल. बट देयर इज नथिंग लाइक दैट. हर एक जगह पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप आगे होते हो. तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा ये है कि लॉट ऑफ प्रेशर है. If you are in private organization, whether that is only an academic institution or that is an industry and all, means there is a performance. आपको लगातार काम करना है और आप हर एक चीज के लिए आंसरेबल. आपको टारगेट दिया जा रहा है, टारगेट के साथ टाइम लिमिट भी दी जा रही है. And if you are not going to achieve that target within that time period, then आपको फिर क्वेश्चन किया जाए. और इसी तरह दूसरे भी फील्ड है, लेकिन एक चीज और है कि चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में भी टारगेट आपको दिया जाता है, काम आपको वैसा ही करना है. ये नहीं है कि आपको एक बार जॉब मिल गया, आप वहाँ बैठे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो. आप अकेडमिक्स में हो, अकेडमिक्स में देखो, अब मैं अगर टीचिंग में हूँ, जैसे तीन में गवर्नमेंट जॉब, सेकंड गवर्नमेंट जॉब, कि मैं अपने लेक्चर्स नहीं ले रहा हूँ, मैं लैब में अपने बच्चों के साथ काम नहीं कर रहा हूँ कि आई एम नॉट राइटिंग फॉर द ग्रांट्स, आई एम नॉट गोइंग फॉर द पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स. एवरीथिंग यू हैव टू वर्क हार्ड. अपने टारगेट को अचीव कर रहे हो तो आपको पर्क्स और इंसेंटिव भी उसी हिसाब से मिलते हैं. There are so many people which are in marketing or you can say
such organization, these are private organization. बट वहां पर अगर आप उनके पर्क्स देखते हो, उनके इंसेंटिव देखते हो, दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग. उनके पैकेज दैट इज इन 1 CR 2 CR बेस. और लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ये है कि दैट आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, स्टिल यू आर इन द सेम पाथ. इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, स्टिल यू आर इन द सेम पाथ. कि दैट जैसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप आउट ऑफ से जाके मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से अनफॉर्चुनेटली यू आर गेटिंग द बेनिफिट. पर इन गवर्नमेंट जॉब इस तरह के बेनिफिट आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपने बहुत ही ज्यादा काम किया है कि दैट आपको उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलेगी. हाँ, एक चीज है कि दैट इन केस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर लॉट ऑफ जॉब स्टेबिलिटी, कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको जॉब स्टेबिलिटी है कि इतना नहीं है क्योंकि नेक्स्ट डे यू विल बी सेड कि ठीक है, ओके, आपका जॉब खत्म हो गया, आप जा रहे हो. सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी तो दोनों में सेम थिंग है. आपको दोनों में परफॉर्म करना है. So I think what I understand is कि KRAs दोनों में है, deliverables दोनों में है. गवर्नमेंट जॉब में जहाँ स्टेबिलिटी है वहाँ पे इट इज़ नॉट प्योरली परफॉर्मेंस ड्रिवन ग्रोथ. वहाँ पे आपको कुछ टाइमलाइंस फॉलो करनी है कि इतने साल के बाद आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगी. ऑफ कोर्स वो भी आपके हार्ड वर्क और डिलीवरेबल्स पे डिपेंड करेगा, बट लेकिन टाइम बाउंड मैनर में ही आपकी ग्रोथ होती है. इंस्टेड जहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर देखते हैं तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ एक अनइवन ट्रेजेक्टरी पे जा सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल KRAs एंड एवरीथिंग. इट इज जनरल परसेप्शन एंड इट इज मीनिंगफुल. इट डिपेंड्स ऑन द person who is aspiring between a steep growth or aspiring to be working in a stable career. So what do you, Sameer, if you can describe about your career journey and say a few words of your introduction? Like Sumit has said, we passed out of Guru Jambeshwar University in 2002. RBC करके वहाँ से पास आउट हुए. After that, I wanted to write GRE. मैं GRE के लिए प्रिपेयर कर रहा था और 1 ईयर GRE टॉफल के लिए दिल्ली में मैंने कोचिंग ली, लाइब्रेरीज ज्वाइन की, वहाँ पे तैयारी की. उसके बाद जो स्कोर आया, इट वाज नॉट अप टू दैट लिमिट की जो मुझे वहाँ पे प्रॉपर स्कॉलरशिप के साथ में एडमिशन मिलता. तो उसके बाद फिर वहाँ से मैंने निकोलस पिरामल कंपनी ज्वाइन. 6 महीने उस कंपनी में काम करने के बाद देन आई हैड थिंग इन माय माइंड कि मुझे मास्टर्स करनी है. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट एट दैट टाइम. एम्पामा के लिए गेट का एग्जाम हुआ करता था उन दिनों. आजकल उसका नाम शायद बदल गया है, GPAT बोलते हैं आई थिंक. गेट का एग्जाम दिया, बट अगेन दैट वाज आल्सो नॉट क्वालिफाइड, तो एडमिशन नहीं हो पा रहा था एम्पामा में. इन द मीन टाइम इन 2004, एंड ऑफ 2004 और बिगिनिंग ऑफ 2005 मैंने JCT विद्यापीठ नाम का इंस्टीट्यूट था सिरसा, वो ज्वाइन किया एज अ टीचर इन डिप्लोमा फार्मेसी. वहाँ पे मैंने लगभग 1.5 साल टीचिंग का जॉब किया. और ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वाज ट्राइंग फॉर M-Pharma, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सिरे पे आके टूट जा रहा था. तो वन डे आई वाज सिटिंग एंड थिंकिंग कि ये नहीं हो रहा. तो आई थॉट कि मे बी M-Pharma की साइड में नहीं है, तो लेट्स ट्राई MBA मैं देख रहा था फ्रॉम नॉन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ इन इंग्लैंड और यूरोप. तो ड्यूरिंग दैट सर्च मुझे एक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया इंग्लैंड से. मैंने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे एंड दे एक्सेप्टेड माय डॉक्यूमेंट्स. एग्ज़ाम उन्होंने IELTS का देने को कहा. आई रोट एग्ज़ाम एंड गॉट इट क्लियर्ड. 2006 में मैं MBA करने के लिए इंग्लैंड चला गया. केम बैक इन 2009 का साल थोड़ा सा जो था, इट वाज ग्लोबल रिसेशन एट दैट टाइम. तो कुछ वीज़ा रूल्स चेंज हो गए थे, तो आई हैड टू कम बैक एट दैट टाइम. फिर उसके बाद में 2009 में आने के बाद रिसेशन था अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया वाज आल्सो अफेक्टेड. फ्रेश पास आउट्स को जॉब्स उतनी इजीली नहीं अवेलेबल थी. मुलाकात हुई एक इंसान से जिनका एक इंस्टीट्यूट था. वी वाज रनिंग डिप्लोमा प्रोग्राम्स फॉर फार्माकोविजिलेंस एंड क्लिनिकल रिसर्च. और वो जो इंस्टीट्यूट था, दैट इंस्टीट्यूट वाज एफिलिएटेड एंड एसोसिएटेड विद सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. के साथ में मिलकर मैंने अक्रॉस हरियाणा, हिमाचल, पार्ट ऑफ पंजाब, वी स्टार्टेड गिविंग दोज डिप्लोमास टू फार्मेसी स्टूडेंट्स.
और वो जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स थे दे वर 100% प्लेसमेंट गारंटेड प्रोग्राम्स। लेकिन उन प्रोग्राम्स की एक बात ये थी कि उनका जो फी स्ट्रक्चर था एट दैट टाइम इट वाज ऑन अ हायर साइड। वो लगभग 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में कहीं वेरी करते थे फॉर पीजी डिप्लोमा ऑफ 6 to 9 months। एट दैट टाइम वो फीस जो था उसका इट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू एमफार्म कोर्सेज। तो स्टूडेंट्स जो थे, बहुत से स्टूडेंट्स एट दैट टाइम, वो लोग इस तरफ आने के लिए इतने ज़्यादा इंक्लाइन नहीं थे, रादर दे वर गोइंग फॉर द मास्टर्स कोर्स। उन्हें ये लगता था कि 1.5 लाख में डिप्लोमा किया और 2 लाख में डिग्री की, तो डिग्री, मास्टर्स डिग्री इज ऑलवेज मास्टर डिग्री। देन इन 2011-12 one of my friends suggested that फार्माकोविजिलेंस क्लिनिकल रिसर्च को ही आगे ले जाके इसमें आप IPR वगैरह के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। एंड फॉर दैट इफ यू हैव नॉलेज ऑफ लॉ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ इन द ईयर 2013 आई जॉइंड बैचलर ऑफ लॉज हिसार में, विच इज माई होम टाउन। तो हिसार से मैंने लॉ की डिग्री पढ़नी शुरू की विद द कंसेप्ट इन माइंड कि इसको यूटिलाइज करना है IPR सेक्टर्स में। बट IPR सेक्टर वॉज नॉट वेरी मच फ्लरिशिंग एट दैट टाइम। और मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स थे स्कूल टाइम के जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स थे। तो ड्यूरिंग माई ऑफ डेज कोर्ट के जो कॉलेजेस के जब ये होते थे, एग्जाम होते थे और वी हैव टू गो फॉर ट्रेनिंग ऑल्सो, तो मैं उनके पास जाता था। आई यूज्ड टू स्टडी देयर केस फाइल्स। तो इंटरेस्टिंग लगने लगता था। IPR की तरफ तो नहीं हुआ बट इंक्लिनेशन लॉ की तरफ बनने लग गया। कंसेप्ट इजीली समझ में आने लग गए कि क्या व्हाट एग्जैक्टली लॉ इज, जरिस्प्रूडेंस क्या है लॉ का, व्हाट इज देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या हैं। तो वो इजीली आ रहे थे, इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया लॉ में। एंड सिंस देन 2016 ऑनवर्ड्स लॉयर की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। वंडरफुल। सो आई रेड समवेयर कि हम करियर को एक 40 इयर्स की टनल की तरह देखते थे आज से शायद 30-40 साल पहले, कि एक कोई भी व्यक्ति उस टनल में एंटर कर रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके और 40 साल 50 साल काम करके उस टनल के बाहर निकल रहा है। जबकि जो तुमने डिस्क्राइब किया, व्हाट द जर्नी यू हैव गॉन थ्रू इज एक्चुअली नॉट अ टनल ऑफ 40 years but maybe multiple tunnels of 5 years, 7 years and 10 years where you have learned, evolved and shaped up your career in a different way, which kind of you found your calling little later in life। को क्या करना था, कुछ फेलियर्स हुए, कुछ आपने एक्सपीरियंसेस गेन किया, या फिर एकेडमिक से लेके GRE और एंटरप्रेन्योरशिप का जो सफ़र था, उसके बाद आपने लॉ करी। सो आई थिंक वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, दैट इट यूज्ड टू बी अ 40-year टनल विच इज नाउ लुक्ड एट लाइक अ 5, 8, 10 years टनल, कि आप एक करियर के लिए एक चीज की तैयारी कर रहे हैं एंड देन यू आर जस्ट स्पेंडिंग 8-10 years in that particular career and maybe you just take a 180-degree switch. So second question to you, Sameer, and the same, because it's rare, it's not for everyone. How do you really take up that kind of a shock when you're doing a 180-degree switch? Because there are gaps, right? आपको बीच में बहुत लंबा गैप देना पड़ेगा। स्टेबल करियर, जैसे रणधीर ने बताया कि आप एक जॉब कर रहे हैं, फिर आप दूसरी जॉब में चले गए, फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, यू हैव लॉट ऑफ स्टेबिलिटी देयर, बट इन योर करियर यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। सो व्हाट डू यू टेल स्टूडेंट्स कि हाउ टू एब्जॉर्ब दोज करियर शॉक्स? वो करियर शॉक्स अगर आपने सोचे समझे लिए हैं तो उनके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना होगा? क्या मेंटल मॉडल्स आपको चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन सुमित। हम सीनियर्स को देखते हो चुके, 4 सुपर सीनियर्स GRE दे के बाहर चले गए, हमें लगता था कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, हम ये भी कर सकते हैं। फिर कोई MBA की तरफ चला गया तो हमें लगता था कि हम MBA भी, मतलब ये नहीं हो रहा तो ये नहीं हो रहा तो ये। बट इस सारी चीज में एक चीज जो मुझे समझ में आई थी कि वो ये है कि व्हेन लाइक आई कैन से फ्रॉम माय ओन एग्जांपल कि आई हैड अ प्लान कि मुझे B फार्मेसी के बाद GRE करना है। दैट थिंग डिडंट वर्क आउट, तो प्लान B, you should have a plan A, plan B. Well, in my case it was plan C or plan D तक भी गया है ये, but finally plan D is working out. तो इसमें ये है कि एक बार आपको एक प्रॉपर टाइम पे गाइडेंस मिलती जाए कि हाँ ठीक है, अगर आपको GRE करना है, दिस इज द वे टू डू इट, और इस स्कोर पे ये रहता है, इस स्कोर पे ये रहता है, इस हिसाब से आप करो अप्लाई। फिर उसके बाद M-Pharma नहीं हुई, देन आई थॉट कि यार मे बी दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, कि मास्टर्स इन फार्मेसी नहीं है,
एमबीए के लिए उस टाइम पे जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था डिप्लोमा कॉलेज में, दैट वाज ऑफ ड्रग मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये लगने लगा था कि हाँ, मैनेजमेंट जो है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझ पा रहा हूँ रादर देन मास्टर्स इन फार्मेसी। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शिफ्ट माय गोल फ्रॉम एम फार्मा टू एमबीए। और एमबीए करने के बाद देन आपके पास क्योंकि अगर आपने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो फिर आप यू कैन मैनेज एनीथिंग, वेदर इट इज फार्मा, वेदर इट इज एनी अदर फील्ड। बट आने के बाद व्हाट आई फील इज कि अगर उस टाइम पे वो रिसेशन नहीं हुआ होता तो मे बी आई वुड हैव गॉट एक्सटेंशन ऑफ माय वीजा, वो फिर एक अलग दिशा में बात जाती। वापस आने के बाद फिर एकदम से जॉब ना मिलना, इट वाज काइंड ऑफ थोड़ा सा सेटबैक कि हाँ 8 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, 2002 में पास आउट हुए थे, अब 2009 आ गया है एंड स्टिल सब कुछ होने के बाद यू आर बैक टू स्क्वायर वन अगेन। तो उस टाइम पे मतलब यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। सबसे बड़ी बात है कि यू हैव टू हैव योर सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, दोस्तों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, विच इन माय केस दोनों तरफ से सपोर्ट थी मुझे। और then I started working on my own projects, couple of them. It was a learning curve for me. अच्छा उसमें सीखने को मिला। और किसी दोस्त ने सलाह दी कि लॉ करके आईपीआर में जाओ, आईपीआर में नहीं गए बट लॉ में रह गए, और नाउ लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। एक चीज ये कहनी कि मुझे ये लगता है कि लाइक फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी इज अ कोर्स, इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स। इसी को आगे ले जाने, इसमें और बहुत से ऑप्शंस हैं विच आई थिंक रणधीर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से। इसमें और एकेडमिक्स हैं, इसमें आपका एनालिसिस है, इसमें आपका ड्रग रेगुलेटरी है, इसमें आपका इंडस्ट्रीज हैं, सेल्स है। लेकिन अगर इसको आप कह सकते हैं कि अगर इसको एक ग्रेजुएशन की तरह देखें कि ये इट इज अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। लाइक पीपल आईटी करके यूपीएससी क्रैक करते हैं, राइट। एमबीबीएस करके यूपीएससी क्रैक करते हैं, बट नोबडी क्वेश्चंस देम कि यार तुमने पहले एमबीबीएस किया था, नाउ व्हाई यू राइटिंग यूपीएससी, और फॉर दैट मैटर तुमने आईआईटी टॉप किया था या आईआईटी क्रैक किया था, नाउ यू आर अगेन गोइंग फॉर यूपीएससी। So they're utilizing those degrees as their bachelor degrees and then they're doing whatever they want to do. तो इस हिसाब से मुझे ये लगा कि ठीक है, ये एक बैचलर्स डिग्री है which makes me eligible to take admission in law, और इस हिसाब से मैंने लॉ किया। No, I think career, the clarity on your career is, we see a lot of kids who are clear in their 8th grade, right? वो 8th grade से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और उन्हें पता है क्या बनना है और अगले 50 साल उनके सामने हैं। And then there are people who are getting more clarity as they move forward. Nothing is wrong. Both are good, right? If you're clear and you are dedicated and you're passionate about one subject in 8th or 9th or 10th standard, then you will kind of, give or devote your life towards it. Otherwise, you will go with the flow and see what actually interests you. Like in your case, you took some time to find out what really, interests you. And that is what you are pursuing right now. It also makes a lot of sense that you are not confined to those limitations of your graduation. Otherwise, life would have been difficult, right? तो ये बेसिक्स है किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी के लिए जो अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं, कि अगर आपको 5 साल के बाद भी समझ में आता है तो आप अपने करियर की जर्नी को जब ब्रॉडर आउटलुक के साथ देखते हैं, 30-40 साल का करियर देखते हैं, तो शायद स्पेंडिंग कपल ऑफ इयर्स इन बिटवीन डूइंग समथिंग न्यू, taking a break or taking a sabbatical and going for higher studies, a lot of people do that, does not matter, but it all depends on the circumstances and how much are you willing to put on table. So coming back to you Randhir, जैसे समीर ने बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप एकेडमिक से जुड़े हुए जो ऑप्शंस हैं, जो कन्वेंशनल रास्ते हैं फार्मेसी के बाद, जिसमें आप गेट क्लियर करते हैं, एम फार्म करते हैं, पीएचडी करते हैं, उससे जुड़े हुए कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कोई स्टूडेंट एक स्टेबल जॉब की तरफ या रिसर्च साइड पे जाना चाह रहा है, उनके लिए व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट आर दीज ऑप्शंस, हाउ टू परस्यू दीज ऑप्शंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? आप अपना फर्स्ट ईयर से ही उन रास्तों पे फोकस करना। इसमें अगर जैसे समीर ने भी बताया कि डू ट्रैवलर की itself is a professional degree, तो अगर हम जॉब ऑप्शन की बात करें तो डिफेंस के बाद में लॉट्स ऑफ अवेलेबल,
यहाँ पे हमने मतलब 10 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, फिर 50 years में हमें काफ़ी अधिक ज्ञान नहीं है फ्रेंड साइंस में। लेकिन मार्केटिंग एक जो फार्मा मार्केटिंग, इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। करनी कैसे जैसे जॉब पे और रिटर्न से कितनी बार में चलता है रिटर्न। If you are good into communication and content return of customer marketing. पहले बात ये था कि जब the person from other side background, they were also coming into the pharma marketing. But now the company has shifted their focus. Like they were the person who are specialized in pharmacy. तो बी फार्मेसी के बाद मार्केटिंग से एक रास्ता जाता ही है। इसके अलावा इसे प्रोडक्शन भी है। आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, इसके बाद आप न्यूट्रिशन फार्मेसी खेल सकते हैं, या आप इनके रेगुलेटरी और प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल। ये जो इंडस्ट्री जो फील्ड है, इसमें सब बच्चे के लिए क्या सहाय करते हैं। इसके अलावा बी फॉर्म आप ऑल्सो डिजिटल टीचिंग इंजीनियरिंग। अब बीस के बाद अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस, आप डिप्लोमा कॉलेज में करा सकते हो। डिप्लोमा कॉलेज बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि जब आपको सैलरी मिलती है एटलीस्ट 20-25,000 की जॉब स्टार्टिंग सैलरी इस ईयर डिप्लोमा कॉलेज। और उसके बाद आप अगर एमकॉम की तरफ जाते हैं कि एमकॉम की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। तो सारे ब्रांच से जैसे अगर आप एमकॉम के साथ जाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री से आप भी ओपन करिए। उसमें कभी सैचुरेशन नहीं आ सकती, और ऐसा नहीं है कि इसमें क्या नहीं है, दोनों में लोगों को लगता है कि आप एटलीस्ट को ऐसा नहीं मिलता, बट इसके गुड ये वर्क की डिग्री आपने अच्छे से किया, आप हमें दे रहे थे, तो आपको लिमिट में 25 की 30,000 की स्टार्टिंग करें। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत पूरा उसमें तो ये उसकी बात ही है। अगर आप काम करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल के चल रहे हैं, इम्प्रूव करके चल रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। और पीएचडी का ऑप्शन नहीं है, आप पीएचडी करके आपके पास इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट है, यू कैन गो टू द हाउस कहीं, या पीडीएफ के लिए बाहर जा सकते हो। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक प्लस पॉइंट देखने के अगर आप पीडीएफ के लिए अप्लाई करते हो तो इंडियन स्टूडेंट्स की अच्छी डिमांड होती है। इसके बाद इंडियन और कंपनीज की बात भी पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो बाहर की कितने लैंग्वेज चाहे वो यूएस यूके यूरोप अन्य कोई कंट्री है, तो उनके केस में इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ा वैल्यू दिया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर हाई वर्किंग नेचर। तो एकेडमिक से भी बहुत सारा है, यह मेरे होता नहीं है कि आपके पास कर सकते हैं, बट जब आप एक चीज ही चाहिए वो आपने डिग्री ली है, तो जब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इफ यू वांट टू मेक ए करियर इन द फार्मेसी, तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द फार्मेसी, व्हाट इज देयर। फार्मेसी में रहते आपके ड्रग्स का पता, आपके ड्रेसेस का पता, फार्मेसी के प्रोडक्ट्स का पता, जब रियल फार्मेसी रहेगी। अगर आप फार्मेसी कर रहे थे फिर कल के आते हैं कि ठीक है, आई हैव वन ऑफ दीस फार्मेसी, आई एम नॉट गेटिंग द जॉब इन द फार्मा कंपनी मींस दैट समथिंग इज लैकिंग ऑफ दैट। तो अगर आपके फार्मेसी प्रोफेशन में ही रहना, तो आपको फार्मेसी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो आपके इसके बारे में पता होनी चाहिए, नॉट द अपॉर्चुनिटी। किसी भी अगर मैं फार्मेसी के बाद फार्मेसी प्रोफेशन में रहने का ऑप्शन चलता है कि इसके बहुत सारे ऑप्शन है, बस मैंने में रिक्वायरमेंट है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक नॉलेज। So Randir, now I'll ask a little difficult question. So you are, you are an author with books which are present in the international markets. You are considered one amongst the top 2% scientists in the world, and you have a lot of publications under your belt. You have a lot of trials and research projects under your belt. Still, my question to you is: do you have any regret about your career, not on your personal life, but what are the regrets related to your career? That's a very very touchy question. I don't want business because I was very good in communication and interpersonal skills, so I was very much interested तो मुझे मार्केटिंग करना है। जैसे रहता है ना कि मार्केटिंग ये रिक्वायरमेंट क्या है, कलेक्शन कैसे करते हैं, लोगों के साथ किनकी देर से कैसे करते हैं। तो यार जो मतलब मुझे लगता है कि दैट आई विल फाइंड दैट केमिकल, बट वो है कि जब अगर बीकॉम स्टार्ट फोर्थ ईयर में तो यही प्लान था कि बस आगे बढ़ता है मार्केटिंग, और उसके लिए जो स्किल्स डेवलप करने चाहिए, चाहे इंटरपर्सनल स्किल्स का, एंड आई वाज वर्किंग इन द कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो। बट वो एक जाके वो फिर बी टेक
चाहे विज्ञान था, मेरा प्रेस्टिजियस भी था उस टाइम, वो क्रॉस हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा रिसीव अब ये रूल क्या मुझे अटेंडेंस या मास्टर्स की तरफ जाना चाहिए, और जब मास्टर्स की तरफ गए तो फिर काफी चीजें बदली, तो मेरा रुझान इस तरफ हो गया कि अब अगर इस तरफ आए, मास्टर्स में आए और हम फार्माकोलॉजी मेरा स्पेशलाइजेशन में मिल गया था, तो उसमें थोड़ा मेहनत की जरूरत थी, पढ़ाई की जरूरत थी, तो फिर सारा का सारा उतर हो गया। अदरवाइज जैसे रेगुलेट की बात की, अभी मैं इस चीज से बड़ा मान करता हूँ कि अगर शायद मैं अगर मार्केटिंग में होता तो इतना आया कि पहुंचा ही नहीं। Well, I think सबके साथ ही ऐसा रहता है. There are so many could haves and would haves. This could have happened, that could have fallen up. तो इसमें ये है कि what I feel is like a couple of regrets you can say in last 20 years. पहला तो ये था कि when I was preparing for GRE and I got a score, उस टाइम पे एक थोड़ी सी प्रॉपर गाइडेंस अगर कि इस स्कोर पे भी अप्लाई किया जा सकता था, which I came to know on a very later stage. तो शायद अगर 2003 में एडमिशन हो गया होता यूएस में, थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट टुडे. एंड देन सेकंड वन इज व्हेन आई वाज अबाउट टू सबमिट माय मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन 2009. उस टाइम पे द वर्ल्ड वाज हिट हार्ड विद रिसेशन, और यूके के जो वीजा रूल्स अर्लियर इट वाज लाइक फॉर अ स्टूडेंट हु इज ऑन स्टूडेंट वीजा, after completion of their studies they were getting couple of years of post study work visa, which I was supposed to get after submission of my degree. लेकिन उस टाइम पे right at the time of submission, just before a couple of months of submission, उन्होंने वो visa rule change कर दिया था. No more work visas. Now everybody who has finished their study will go back to their respective countries. और अगर नए कोर्स में एडमिशन लेना है तो then they have to go back, apply again and then come back again from their home place. तो अगर वहां पे रिसेशन 3 महीने बाद आता या 4 महीने बाद आता तो शायद इंग्लैंड में टिक जाते. बट अदरवाइज ठीक है, नो रिग्रेट्स इन अदर टर्म्स. लेकिन एक चीज मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि आने वाले जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, इससे सीखेंगे कि जो रिग्रेट्स हैं इनको डोंट कीप देम ऑन योर हार्ट. ठीक है, इट इज लाइफ, ऐसा होगा. दिस इज लाइक आफ्टर यू पास आउट फ्रॉम योर कॉलेज, दिस इज द रियल लाइफ. ये चीजें आएंगी, ये चैलेंजेस आएंगे. यू हैव टू कोप अप विद देम. यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग फॉर दैट. एंड टू बी मेंटली स्ट्रांग यू नीड अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, friends, supportive families. That's it. Stay strong. Valid point. So there is another theory that you will get what you really deserve. So there is a law of averages. So let's say if you are falling behind by 5 years from your peers, if you really deserve something, you will eventually get it sooner or later. So law of averages applies very well in careers. If you deserve it and you are dedicated and you are working hard, and then of course there are circumstances which are beyond your control. कहीं पे वर्ल्ड वॉर हो गई और आपने बीच में अपना करियर छोड़ दिया, या रिसेशन आ गया, और ये सब कुछ तो आपके कंट्रोल में नहीं है. सो व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज व्हाट यू रियली वांट टू बिल्ड इन योर लाइफ. एंड लॉ ऑफ averages applies very well on everybody, right? So over a period of 30-40 years you will reach your destiny based on what you really deserve. So I think I will conclude this episode here. I will just ask Randhi to give one concluding remarks for all those who are aspiring to appear for GATE or GPAT, or trying to get into masters and research side based on that. My one advice is that don't go for the shortcut. Nowadays, it has become a point that people they are not following the good book. और क्या सही है, कितना चाहिए, कितना मुझे पढ़ना है. तो आप अगर किसी के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके व्यू पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं. मेन चीज है you don't have your own perception. आपका अपना ओपिनियन है नहीं है, तो आपको आपने वहीं तक लिमिट कर दिया. But if you are going with books with authors, means that so much information is there and just to crack the gate. अब एक सिंपल सा मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, and that is a very much practical also. What is happening कि अगर जैसा प्राइवेट कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेजेस में स्टूडेंट इतनी हो 60 या 100 का इंटेक है, गवर्नमेंट में भी यही रहता है.
But why this is happening is that the students from the government institution, 7 बच्चों में से 40 बच्चे ने क्रैक कर लिया, 7 बच्चों में से 50 बच्चों ने जीपैट को क्रैक कर लिया, बट प्राइवेट में क्यों 1 बच्चा किया, 2 बच्चा किया? रीजन यही है कि वहां पे आपको अच्छी बुक्स पढ़ाई जाती है, आपको अच्छी बुक्स के बारे में बताया जाता है, आपका मेंटरिंग किया जाता है। लेकिन क्विक ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रेंड हो गया कि आप एक नोट्स दे दिया, टीचर ने डिक्टेट कर दिया, वो नोट्स बन गया, आप उतना ही आपने पढ़ा। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है। नोबडी इज आस्किंग विद द थ्योरी कि आपको ऐसा एक क्वेश्चन, यहाँ पे तो आपका एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू का आंसर आप तभी कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने अच्छे से डेप्थ में जाके पढ़ा। कि ये डिफरेंस है। आप फार्मा प्रोफेशन में जो नहीं करो, आप मार्केटिंग में जाओगे तब भी आपको नॉलेज की जरूरत है, रेगुलेटरी में जाओगे, क्वालिटी कंट्रोल में जाओगे, आपको मशीन के बारे में पता होना चाहिए। आप डिपार्टमेंट में जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरी जानते मशीन कौन से इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन क्या है, कौन से आदमी दिमाग में आता है। तो बस मुझे इंडस्ट्री जारी करना है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, क्वालिटी कंट्रोल का हो। अगर आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंट में पता है, प्रिंसिपल में पता है, वकील साल में पता है, एक्टिविटी आपको नहीं पता, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि नोबडी इज गोइंग टू टेल मी कि आप इंडस्ट्री में आए हो जॉब करने के लिए, हम आपको पैसे देते आपने सिखाए भी, तो आपको किससे सीखते जाना पड़ेगा। तो मार्केटिंग में भी ऐसा है, प्रोडक्शन में भी ऐसा है, एडमिशन में भी ऐसा है। इसके बाद अगर फार्मा में करियर बनाना है तो आपका नॉलेज रखना ही पड़ेगा, और नॉलेज जो आपने गेन किया है वो आप कहाँ अप्लाई करते हैं, वो आपसे कैसा होना सकते हैं। राइट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है रणधीर का कि आप अपनी क्यूरियोसिटी को बना के रखें और बुक्स तक लिमिट मत करें, बुक से पढ़ें लेकिन गो आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर्स। नो वंडर रणधीर, यू आर ब्राइट स्टूडेंट एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड अ डिसिप्लिन्ड टीचर. So with this note, I thank both of you, Randir and Sameer, for taking out time on the episode 1 of What's Next with Sumit. We'll have more such episodes to talk about career journeys and see, what students can learn from it, and we'll try to be helpful. So thank you, both of you. Have a good Thank you, Sumit, for having us. Bye-bye.